Hello friends, welcome back again to the Hindu Analysis. I am Ritesh Agarwal and I will take you through the top stories for today. So let's get started. Okay, this is the storyboard where we put up the top stories for today. You can say the physics Nobel is declared. ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे. नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसे मिला है, क्यों मिला है. ठीक है, नोबेल प्राइजेस मिलने शुरू हो गए हैं. कल की स्टोरी में हमने बात की थी. ऑनलाइन सिस्टम फॉर एविएशन सेफ्टी, दीज आर न्यू गाइडलाइंस बाय डीजीसीए, इनके बारे में बात करेंगे. हेल्थ बेनिफिट पैकेज अंडर आयुष्मान भारत रिवाइज्ड, तो आयुष्मान भारत में क्या बदलाव हुए हैं, आयुष्मान भारत क्या है, इस बारे में बात करेंगे. आंगनवाड़ी वर्कर्स टू गेट इंश्योरेंस, अगेन व्हाट इज दिस अबाउट, व्हाट आर व्हाट डू वी मीन बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी बातें करेंगे. एफबी विसल ब्लोअर कॉल्स फॉर रेगुलेशन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट फेसबुक. ठीक है, समथिंग बिग हैज हैपेंड, विल टॉक अबाउट दैट. Filming first movie in space straight from the sci-fi, we'll talk about this. And RBI microfinance proposals that are anti-poor, ये editorial में एक बड़ा अच्छा article आया है आज, तो इसके बारे में बात करेंगे. So these are the top stories and we will discuss them in depth. देखो, climate expert and theorist get physics Nobel. देखो, हमने कल बात की थी, नोबेल प्राइजेस मिलने शुरू हुए. कल हमने नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन के बारे में बात की थी, आज हम नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ये डिक्लेयर होते जा रहे हैं हम उस पर बात करते जाएंगे. एट द एंड आपको एक छोटा सा नोट बना लेना है. उस नोट में होने चाहिए 3 मेजर कंपोनेंट्स. पहला, इस साल के विनर्स. दूसरा, नोबेल प्राइज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तीसरा, इंडिया से जिन लोगों को नोबेल मिला है, नोबेल लॉरिएट्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो ये 3 आपके कंपोनेंट्स उसमें इंपॉर्टेंट होने चाहिए. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने नोबेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कल बात की थी. विनर्स के बारे में हम ऑनगोइंग बात करेंगे और इंडियन लॉरिएट्स के बारे में भी हमने कल बात की थी. तो यू कैन, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, यू कैन गो थ्रू दैट प्लीज एंड मेक अ स्मॉल नोट अबाउट दैट. ठीक है, अच्छा देखो, फिजिक्स का नोबेल मिला है. फिजिक्स का नोबेल मिला है 3 लोगों को. ठीक है, कौन है 3 लोग? ठीक है, हम उनके नाम देखते हैं. यूएस जापानीज साइंटिस्ट स्यूकुरो मानाबे. ठीक है, फिर एक जर्मन साइंटिस्ट है क्लॉज हेसलमैन, एंड देयर इज अनदर साइंटिस्ट जॉर्जियो पैरिसी ऑफ इटली. इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है. क्यों मिला है? पहले 2 को मिला है क्लाइमेट मॉडल्स के लिए. ठीक है, क्लाइमेट रिलेटेड मॉडल्स के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है, विच मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि क्लाइमेट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन द क्लाइमेट समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड दिस ईयर इन ग्लासगो स्कॉटलैंड इन नवंबर. ठीक है, तो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ है वो गोल्ड है. ठीक है, तो क्लाइमेट पे नोबेल प्राइज मिला है तो हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, और पहली बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज क्लाइमेट ओरिएंटेड मॉडल्स के लिए मिला है. तो थोड़ा सा अपन समझेंगे, उसके बारे में और बात करेंगे. दूसरा, जो जॉर्जियो पैरिसी को जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है वो मिला है कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स के लिए. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए, इनके मॉडल्स के लिए, चाहे वो वेदर हो, क्लाइमेट फिनोमेना हो, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए. तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो ये 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला है. तो जो आधा प्राइज मनी है वो पहले 2 को जाएगा उनके क्लाइमेट साइंस मॉडल्स के लिए, और आधा जो है वो जॉर्जियो पैरिसी को मिलेगा. दिस इज द अरेंजमेंट बीइंग मेड. ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट टाइम क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द फिजिक्स नोबेल. तो पहली बार किसी क्लाइमेट साइंटिस्ट को फिजिक्स का नोबेल मिला है. क्या इससे पहले क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल दिए गए हैं. 2007 में आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को नोबेल प्राइज मिला था, बट पीस के एरिया में मिला था, फिजिक्स में नहीं मिला था, पीस में मिला था. ठीक है, फॉर एनहांसिंग क्लाइमेट अवेयरनेस. और उसके बाद आप देखें कि 1995 में एक केमिस्ट्री नोबेल पॉल क्रिट्जन को मिला था फॉर ओजोन लेयर. ओजोन लेयर पे उनके काम के लिए केमिस्ट्री में नोबेल पॉल क्रिट्जन को मिला था 1995 में. तो ये 2 और इंस्टेंसेस है जब नोबेल प्राइज क्लाइमेट रिलेटेड कॉजेस के लिए दिया गया, बट एक बार केमिस्ट्री में दिया गया, एक बार पीस में दिया गया. फिजिक्स में पहली बार इस तरह का अवार्ड दिया गया है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज आर्टिकल है, उसमें दिया गया है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की. ऑनलाइन सिस्टम फॉर एविएशन सेफ्टी. देखो, ये हमारी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है. बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में अगर समझाऊं तो ये ऐसा है कि अगर आप एयरलाइन एम्प्लॉय हैं या पैसेंजर है या किसी भी रूप में एयर ट्रैवल से जुड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि एयरलाइन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, जिसकी वजह से कोई एयर एक्सीडेंट हो सकता है, और आप वो चीज़ रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का डीजीसीए का जो ईजीसीए पोर्टल है, ठीक है, ईजीसीए हेल्पलाइन के थ्रू आप ऑनलाइन उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी ईमेल सिस्टम है, ऑलरेडी
बैलेट सिस्टम है जिसमें आप चिट्ठी भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पे बकायदा एक प्रॉपर अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी, ठीक है, एनोनिमिटी बनी रहेगी, और गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू टेक द एक्शन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डीजीसीए हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वेब बेस्ड सिस्टम फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग। वॉलंटरी देखो, एक तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि कुछ ऐसा हो तो आपको रिपोर्ट करना, वो तो रहेगी, ठीक है, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं। बट वॉलंटरी रिपोर्टिंग मतलब उन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई इश्यू दिखता है, ठीक है, विच कैन पोज अ पोटेंशियल थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी, अगर आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, कोई लूप होल है, कोई सिस्टम ऐसा है जिसको इंप्रूव करने से सिक्योरिटी बेहतर होगी, तो आप उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ईमेल मोड और पोस्टल मोड तो पहले ही था, अब ईजीसीए प्लेटफॉर्म पे आप वेब बेस्ड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम वुड बी नॉन प्यूनिटिव। तो ठीक है, अगर आप कोई एयरलाइन ऑफिशियल भी है, हो सकता है आपकी एयरलाइन से ही गलती हुई है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इट विल बी नॉन प्यूनिटिव एंड वुड प्रोटेक्ट द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और आपकी एनोनिमिटी बनाई रहेगी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक और माध्यम दिया गया, एक और मीडियम दिया गया जिसके थ्रू आप अपनी किसी भी किस्म की कोई आपको थ्रेट लगता है कि पोटेंशियल फ्लाइट सेफ्टी को लेकर के कोई थ्रेट हो सकता है, उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब देखो, आयुष्मान भारत स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, हेल्थ पैकेज अंडर आयुष्मान भारत इज रिवाइज्ड। क्या बदलाव किए गए हैं, पहले तो न्यूज़ देखते हैं, फिर अपन समझेंगे आयुष्मान भारत क्या है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विच इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर आयुष्मान भारत, इसने कुछ बदलाव किए। अब आयुष्मान भारत का एक दूसरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब बदलाव क्या किए गए हैं इसमें कुछ पैकेजेस की रेट्स बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, देखो अगेन थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है फॉर अ फैमिली। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट आते हैं, जो चार्जेस आते हैं, पहली बात तो उनमें से कुछ के महंगाई को देखते हुए चार्जेस बढ़ा दिए हैं। दूसरे, इन्होंने कुछ नई बीमारियां उसमें ऐड की है जो कि पहले नहीं थी, जैसे ब्लैक फंगस जो अभी रिसेंटली आई, ब्लैक फंगस को ऐड कर दिया गया। कैंसर केयर में कुछ और एडिशंस किए गए हैं, जिसे ऑन्कोलॉजिकल डिजीजेस कहा जाएगा। तो तकरीबन 400 प्रोसीजर्स के रेट्स रिवाइज कर दिए गए हैं। ठीक है, इससे भी आम आदमी को बेहतर फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मान लो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए लेट से 2000 रुपये तक का ही सैंक्शन था, अब वो 2000 रुपये को बढ़ा करके 4000 कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी उस बीमारी के ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से पैकेज की रेट्स भी बढ़ा दी गई। पहले आपको 2000 रुपये तक का क्लेम मिल सकता था, अब आपको उसमें 4000 रुपये तक का क्लेम मिल पाएगा। तो इससे भी आम आदमी को फायदा होगा। प्लस जो डिजीजेस पहले कवर नहीं थी, कुछ जो नई बीमारियां आई, ब्लैक फंगस जैसी, कैंसर में कुछ और चीज़ें ऐड हुई, तो उससे भी आम आदमी को फायदा होगा। ठीक है, तो ये तकरीबन 400 प्रोसीजर्स की रेट्स रिवाइज की गई है, दवाइयों की रेट्स रिवाइज की गई है, ट्रीटमेंट की रेट रिवाइज की गई है। ठीक है, और इससे बेसिकली बेटर सर्विस डिलीवरी हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम क्या है? जैसा मैंने कहा कि इसका दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, और इस स्कीम के अंतर्गत जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंडियंस हैं, ठीक है, जो बेसिकली ऐसे तबके के लोग हैं, लगभग इसमें कहा गया है कि बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, उनको तकरीबन 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए पर फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाने का प्लान है। स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सितंबर 23, 2018 को स्कीम लॉन्च की गई थी। और स्कीम के तहत जैसा मैंने कहा कि एक ई कार्ड बनता है, और उस ई कार्ड को थ्रू आप जो भी बेनिफिशियरी है वो गवर्नमेंट के किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, चाहे वो देश में कहीं पर भी हो। ठीक है, अच्छा, इस स्कीम में बेसिकली 3 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड तो कवर होता ही है, बट हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के 3 दिन पहले और 15 दिन बाद भी जो आपका खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट कवर करती है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक मेडिसिन के एक्सपेंसेस भी, टेस्टिंग के एक्सपेंसेस वगैरह भी कवर किए जाते हैं। अच्छा, ये स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलता किसको है? तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि रूरल एरियाज में, इन्होंने बेसिकली कहा है कि हम सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC 2011 का डेटा इसमें यूज करेंगे, और जो बेसिकली गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या जिनकी इनकम बहुत कम है, जिनके पास बाकी सुविधाएं नहीं है, वो लोग इसके अंतर्गत फायदा ले सकेंगे। और शहरों में ऑक्यूपेशन बेस्ड है, जैसे
कोई वॉशरमैन है या चौकीदार है, तो उस तरीके से ऑक्यूपेशन बेस्ड उन्होंने चुना है कि भाई इस तरह के लोगों को ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हेल्थ केयर बिल्कुल भी, वैसे लोगों को उनका फ़ायदा मिलेगा। तकरीबन 10 करोड़ परिवार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया और हर परिवार में 5 लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट कहती है कि 50 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ब्रॉडली मैंने आपको आयुष्मान भारत के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। देखो किसी भी न्यूज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार न्यूज़ के बैकग्राउंड से जुड़ा होता है। जैसे मे बी इसका रिवीजन आपसे ना पूछा जाए, बट आयुष्मान भारत से रिलेटेड कोई और अपडेट आपसे पूछ लिया जाए तो आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो समटाइम्स द न्यूज़ ऑफर्स अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स टू गेट इंश्योरेंस, ये भी एक अपडेट इसी के साथ हिंदू में था। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को इंश्योरेंस सुविधा मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की थी स्कीम, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोविड-19 के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग करने वाले लोग हैं, चाहे वो और भी जितने भी लोग हैं जो राशन सप्लाई करने वाले लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, कोविड की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट उनको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे रही थी कि अगर आपकी कोविड की वजह से डेथ हो गई ड्यूटी करते हुए कोविड की लाइंस में, तो 50 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे। अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो ये स्कीम आप पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस लास्ट ईयर फॉर हेल्थ वर्कर्स और द कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स विल ऑल्सो कवर आंगनवाड़ी वर्कर्स। स्कीम अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ 50 लाख इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स है कौन। ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है रूरल एरियाज में चाइल्ड केयर और मैटरनल केयर के लिए। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में चाइल्ड केयर और मैटरनल केयर, माँ की देखभाल और बच्चे की देखभाल के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम फॉर्मुलेट की थी आंगनवाड़ी वर्कर्स। और ये कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन के लिए शिक्षा भी देते हैं कि भैया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए माँ को बच्चे को, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई, इसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बुनियादी हेल्थ केयर रिलेटेड सुविधाएं जो है, एजुकेशन हेल्थ केयर रिलेटेड सुविधाएं जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, जो 1975 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, जिसमें इनिशियली फोकस था कि बच्चों को हंगर और मैलन्यूट्रिशन से बचाना। जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन एजुकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, इस तरह की सुविधाएं आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक। तो फेसबुक अभी न्यूज़ में था, कुछ टाइम के लिए उनकी सर्विसेज ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, इस वजह से भी न्यूज़ में था। और अभी एक नया जो न्यूज़ निकल के आया है वो ये है कि एक फेसबुक की विसल ब्लोअर का मतलब समझते हो आप, जो विभीषण होता है। ठीक है, जो भांडा फोड़ करता है। ठीक है, तो फेसबुक की एक फॉर्मर एम्प्लॉई है जिसने फेसबुक के बारे में काफ़ी सारा डेटा यूएस लॉ मेकर्स के साथ शेयर किया, और उसने आरोप लगाया कि इनफैक्ट उनको गवर्नमेंट को प्लीड किया है कि आप फेसबुक पे लगाम लगाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक ही ग्रुप का हिस्सा है जो हमारी और आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है, और हमारी और आपकी मतलब पूरी दुनिया भर की लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि फेसबुक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहली बात तो छुपाता है, उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और उसे पता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, बट उसके बावजूद वो गवर्नमेंट से, लोगों से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन छुपाता है। दूसरी बात उसने कहा कि भाई फेसबुक का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि अगर आप नहीं भी चाहो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, बट उनका मॉडल इस तरीके से डिजाइंड है, उनका प्रोग्राम इस तरह से डिजाइंड है कि लोगों तक नुकसान जा रहा है और वो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मतलब उनको पता है कि लोग नुकसान भर रहे हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा एल्गोरिदम ऐसा है कि हमारा एल्गोरिदम वही चीजें लोगों को ज्यादा दिखाएगा जो वो ज्यादा देखना चाहते हैं। अब टिपिकली बिकॉज ऑफ सोसाइटल इन्फ्लुएंस, अब आप इसके बहुत सारे फैक्टर्स मान सकते हैं, लोगों के चरित्र में गिरावट आई है और उसकी वजह से लोग वायलेंट, मान लीजिए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस, या ये मान लीजिए कि कंट्रोवर्सी रिलेटेड वीडियो,
इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं। अब क्योंकि वो जितना ज़्यादा देखेंगे एल्गोरिदम उनको वही चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो एक विशियस सर्कल बनता जाता है कि क्योंकि जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप खाएंगे, उसी तरह से आपका डेवलपमेंट होगा। तो सोसाइटी वैसे ही बनती जा रही है और वीडियोज़ भी वैसे ही बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई शी हैज अर्ज्ड की गवर्नमेंट टू टेक एन एक्शन। हम यहाँ थोड़ा बहुत कंटेंट देखते हैं। और फेसबुक विसल ब्लोअर बैंड बिफोर यूएस लॉ मेकर्स टू पुश देम टू रेगुलेट द सोशल मीडिया जायंट विच इज फेसबुक। द एम्प्लॉयज नेम इज फ्रांसिस ह्यूगिन, ठीक है। इट सेज दैट फेसबुक न्यू इट साइट्स आर पोटेंशियली हार्मफुल टू यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम पे आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम जो है वो एक पर्टिकुलर बॉडी शेमिंग को प्रमोट करता है कि भैया अब इंस्टाग्राम पे सब लोग खूबसूरत से खूबसूरत फोटोज लगा रहे हैं, तो जो उतना खूबसूरत नहीं दिखता, खूबसूरत का मतलब जो सोसाइटी एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ खूबसूरत है वैसा नहीं दिखता। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग डिप्रेस्ड कि यार मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरे आईज ऐसी नहीं है, जो भी XYZ है। तो उन्होंने कहा कि एंड दे नो पीपल एट द टॉप नो कि यार इस तरह की चीजें हो रही है, बट दे आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप इट। सो फेसबुक्स मच टाउटेड सेफगार्ड अगेंस्ट हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कंटेंट हार्मफुल टू द मेंटल वेलबींग आर एट बेस्ट विंडो ड्रेसिंग। उन्होंने कहा कि ये जो फेसबुक की पॉलिसीज है जिसमें वो कहते हैं कि हम कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई इस तरह का कंटेंट नहीं डिस्प्ले किया जाए, वो सब बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग है, सब कुछ अवेलेबल है। एंड बेसिकली AI बेस्ड एल्गोरिथम्स आर डिजाइन टू कीप पीपल ऑन द साइट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। उन्होंने बोला फेसबुक का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि बेसिकली वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लोग हमारे पेजेस पे रहें। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजनेस मॉडल, अगर आपकी कमाई इसी बात पे हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके प्लेटफॉर्म पे रहें, तो आप उसी तरह का कंटेंट डिस्प्ले करोगे ना, जिस तरह का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनको इंगेज करके रख सके। अब आप उसको कहोगे नहीं हम तो मॉरल साइंस के लेक्चर्स देंगे, तो लोग आपके पेज पे ज़्यादा टाइम रहेंगे नहीं। बट आई मीन दैट इज necessity. As a humanity you need to promote good values and you need to stop influencing people in a negative way. So that's what this entire argument is on, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा देखो, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फिल्मिंग फर्स्ट मूवी इन स्पेस। तो हुआ क्या कि रशिया में एक मूवी बन रही है जो दुनिया की पहली मूवी होगी जो स्पेस में शूट होगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शूट होगी, ठीक है। तो ये मूवी के एक्टर और डायरेक्टर जो हैं वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। 12 दिन का मिशन है जिसमें वो मूवी स्पेस में शूट करेंगे। मूवी का नाम है द चैलेंज, ठीक है। अब मूवी का बैकग्राउंड क्या है कि कुछ टाइम पहले टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में उन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलकर और नासा के साथ मिलकर अनाउंसमेंट किया था कि हम स्पेस में मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग करेंगे, पहली फिल्म की शूटिंग करेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली यूएस और रशिया में स्पेस प्रोग्राम की रेस है, होड़ है, उसी को लेकर के रशिया ने कहा नहीं तुम करोगे, उससे पहले हम करेंगे। तो पहली मूवी जो स्पेस में बनेगी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बनाएगा, वो रशिया बनाएगा, ठीक है। तो रशियन एक्टर यूलिया पैरासिल्ड एंड अ फिल्म डायरेक्टर क्लिम शिपेंको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए, ठीक है। सोयूज MS-19 स्पेसशिप में 12 दिन का मिशन है। कुछ फिल्म सीन्स वो शूट करेंगे फॉर अ मूवी कॉल्ड द चैलेंज, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपको बता ही चुका हूं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट था आज के न्यूज़पेपर में। अच्छा, अब एडिटोरियल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया, RBI माइक्रो फाइनेंस प्रपोजल्स दैट आर एंटी पुअर। देखो बेसिकली आया तो ये जून में एक अनाउंसमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड है। तो जून में RBI ने एक रिवीजन फ्रेमवर्क अनाउंस किया था। इन जून 2021 RBI पब्लिश्ड अ कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो ऑथर इस बेसिकली डॉक्यूमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है इस केस में। उन्होंने कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कह तो रहा है कि हम गरीब लोगों की भलाई के लिए इस तरह का फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट विल एंड अप हार्मिंग द पीपल इन अ वेरी नेस्टी वे। तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि इस फ्रेमवर्क में एक आ गया, अभी आज की तारीख में गाइडलाइंस हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है माइक्रो फाइनेंस पे वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, उस पर एक सीलिंग है। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि वो सीलिंग हटा देनी चाहिए, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क आया जून में, ये कहता है कि ये जो सीलिंग है, सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस NBFC MFIs नीड्स टू बी डन अवे विद, इसको हटा देना चाहिए। उन्होंने बोला क्यों हटा देना चाहिए? उन्होंने बोला बैंक्स पे जब आप ये सीलिंग नहीं लगा रहे, जब आप बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ये सीलिंग नहीं लगा रहे, तो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे इस तरह की सीलिंग क्यों लगाना कि आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते? उन्होंने बोला ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो आपको ये सीलिंग हटा देनी चाहिए। और उन्होंने क्या कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डिटरमाइंड बाय द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ईच एजेंसी। बोला हर कंपनी को हक है कि वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करे। अगर कंज्यूमर को लगता है ज्यादा रेट चार्ज कर रहा है तो वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा, और मार्केट में कंपटीशन इतना है, कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट रेट कम रखेगा ही।
तो जो कम रखेगा लोग उसके पास से लेंगे, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऑफ रेट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑथर ने कहा है कि ये एक बहुत फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, और क्यों आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है उसका भी उन्होंने रीजन बताया। पहले अपन ये समझते हैं आज की तारीख में क्या सिस्टम है। आज की तारीख में आरबीआई गाइडलाइंस कहती है कि मैक्सिमम रेट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन चार्ज कर सकते हैं विल बी द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों पॉइंट्स में से जो सबसे कम होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस अ मार्जिन ऑफ 10% फॉर लार्जर एमएफआईज एंड 12% फॉर अदर्स। तो उन्होंने कहा जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है, यानी लेट्स से मैक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दे रहा है, माइक्रो फाइनेंस ऑफर कर रहा है, जो पैसा मैं ले रहा हूं वो पैसा मुझे कितने में आ रहा है। अगर मान लो मेरे पास 8% पे आ रहा है तो मैं 10% ऐड करके 18% पे लोन दे सकता हूं। ठीक है, और अगर छोटा एमएफआई हूं तो 8% प्लस 12% 20% ऑफर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकता हूं। या दूसरा फंडा क्या है कि 5 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स का जो भी एवरेज बेस रेट है, 5 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स का एवरेज बेस रेट है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2.75 कर लो। ठीक है, तो लेट से जो भी 5 का एवरेज बेस रेट आएगा उसको आप इंटू 2.75 कर लो। तो अब उसके बाद इन दोनों में से जो भी रेट आपका निकलेगा उसमें जो लोअर होगा वो रेट आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो। ये आज की तारीख में गाइडलाइंस है, और जो सर्कुलर आया था वो इसी चीज को रिवाइज करने के लिए कहता है कि ये पूरा सिस्टम हटा दो, जिसको जो रेट लगानी है वो लगा देगा, ऑटोमेटिकली मार्केट कॉम्पिटिशन ये डिफाइन कर देगा कि कम रेट वाले के पास ही लोग आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप पहले ये समझो कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है और किसको दिया जाता है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है माइक्रो लोन्स या माइक्रो क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे लोन्स देना उन लोगों को जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, ऐसे लोगों को लोन्स देना जिनको बैंकिंग सिस्टम शायद जिन तक ना पहुंच सकता है, ना जिनको लोन्स देगा। तो ऐसे लोगों को लोन दे रहे हो आप, है ना। ऑब्वियसली ऐसे लोगों के पास क्रेडिट रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, यानी ऐसा रिस्क ज्यादा होगा कि ऐसे लोगों को आपने लोन दिया तो शायद वो ना चुका पाए क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि इनका क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, फाइनेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जितना ज्यादा रिस्क लेंडर लेगा, लोन देने वाला लेगा, वो उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस पे टिपिकली इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होती है। मगर हाई मतलब कितना हाई, कहीं तो आपको रोक लगानी पड़ेगी ना। अगर आप गरीब से इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लोगे कि कभी उसको जीवन में कम चुका ही नहीं सके, तो फिर वो डेट ट्रैप वाली कहानी है ना कि तुम्हारे पापा ने मुझसे लोन दिया था और तुम्हारी 7 पुश्तें मेरे खेत में फ्री में काम करेगी, राइट। तो ऐसा ना हो इसलिए ये सीलिंग लगाई गई है कि भाई इससे ज्यादा एक रीजनेबल रेट आप चार्ज कर सकते हो लोगों से, बट इससे ज्यादा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। अब ये डॉक्यूमेंट कहता है नहीं, आप तो वो सीलिंग हटा दो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअल कॉस्ट है माइक्रो फाइनेंस की, उन्होंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स उसमें लगा करके बताई है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है माइक्रो फाइनेंस की वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम कुछ ऐसा है कि इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट सेम रहता है, यानी हर महीने आपका प्रिंसिपल तो कम हो रहा है, हर महीने आप लोन चुका रहे हो, इनकी जो ईएमआईज होती है वो हर महीने जा रही हैं। अब हर महीने आपका प्रिंसिपल कम हो रहा है बट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट सेम है, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट ज्यादा पड़ जाता है। दूसरी बात, ये प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करते हैं, मतलब जब लोन देते हैं तो प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करते हैं, वो तो नॉर्मल बैंक्स भी चार्ज करते हैं। दूसरी बात, इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। और इस पर ऑथर ने बेसिकली आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब यह कि आपका लोन इंश्योर्ड है, अगर बंदा नहीं चुका पाया तो बैंक को पैसा मिल जाएगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस ही करवा लिया है लोन का, तो फिर आप इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चार्ज करो? इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप इस बेसिस पे चार्ज कर देते ना कि मेरा लोन डूब गया तो मेरा पैसा रिकवर हो जाए। तो जब आपने इंश्योरेंस ही करवा लिया तो आप इंटरेस्ट रेट इतना हाई कैसे चार्ज कर सकते हो? चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीन। देखो अब फाइनल कंक्लूजन में ऑथर क्या कहती हैं कि आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर के पास अराउंड 41% मार्केट शेयर है, 59% आज भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा ये माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज ही हैं। तकरीबन 31% मार्केट जो माइक्रो फाइनेंस का है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास है। अगर आप इस तरह के लॉज लाओगे तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं और फिर गवर्नमेंट का शेयर कम होता जाएगा। वो जो आज 41% है वो कल को शायद 20% भी ना रह पाए। ठीक है, और ऑटोमेटिकली प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। बट विल इट बी गुड फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? नो। दे विल बी they will find it extremely difficult to repay their loans and they will find in fact जो लोन्स है वो exorbitant rates of interest पे दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा सोसाइटी के वेलफेयर एंगल से सोचें तो इट्स नॉट अ गुड स्टेप एंड गवर्नमेंट शुड रोल इट बैक। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्टोरीज फॉर टुडे।
ये हमारा आज की स्टोरीज पे डिस्कशन खत्म होता है। अब हम Q&A पे बात करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। देखो कल मैंने आपसे पूछा था नोबेल प्राइज़ पे बात कर रहे थे हम, और कल मैंने आपसे पूछा था कि एशिया का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, और सही जवाब दिया आप लोगों ने। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है वो उसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एशिया के लोगों को मिलता है ना। और मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने एज यूजुअल रिसर्च करके जवाब दिया है कि रेमॉन मैग्सेसे फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पे रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब दिए। ठीक है, अब आज हमने बात की फेसबुक के बारे में, ठीक है, विसल ब्लोअर एग्रीमेंट के बारे में। तो आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फेसबुक पे आप रिसर्च करें, फेसबुक कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, चीफ कौन है, ठीक है, कौन सी कंपनीज़ हैं, कुछ के नाम मैंने आपको बताए भी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप फेसबुक के बारे में पता करें, और फिर कल हम मिलेंगे कुछ और स्टोरीज़ के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड गुड बाय।